सर्वेभ्यो नमस्कार। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरु से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा दी जाती है। अभी जो कक्षा की विषय वस्तु चल रही है वह काल सर्प योग को आधार मानकर चल रही है। यह कक्षा लगभग पिछले सप्ताह से ही 8-10 कक्षाएं हो चुकी होगी। हम लोगों ने तरह तरह की बातों को सीखा। आज की कक्षा में हम लोग यह सीखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे कि काल सर्प योग अपने प्रभाव कब देते हैं। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने काल सर्प दोष के प्रभाव के बारे में समझा और काल सर्प दोष कब कुंडली में प्रभावी नहीं होते हैं उस विषय वस्तु पर भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं, हमारे गुरुजनों के द्वारा यह बतलाया गया है, पुस्तकों में भी पढ़ने के लिखा गया है कि जो कर्म हमारे पूर्व के समयों के होते हैं, पूर्व के जन्मों के होते हैं और जिस कर्मों का फल हमने नहीं भोगा होता है, उसी प्रकार के ग्रहों की स्थिति में हमारा जन्म होता है। अगर हमने पूर्व के समयों में, पूर्व के जन्मों में अगर अच्छे कर्म किए हैं, अगर उसका फल हमें उस जन्म में भोगने को नहीं मिला, तो अगले जीवन में जब हमारा जन्म होना होगा तो हमें सुख भोगने को मिलते हैं। यदि हमने पिछले जन्म में अगर बुरे कर्म किए हैं और उस बुरे कर्मों का फल अगर हमें नहीं भोगने को मिले हैं, तो अभी के जन्म में, वर्तमान के जन्म में बुरे फल मिलते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली जो होती है वह जन्म के समय जो आकाशीय स्थिति होती है, ग्रहों का जो गोचर होता है, उसी आधार पर हम लोगों की कुंडली निर्धारित होती है। ऐसा हम सभी जानते हैं। आज की कक्षा में जितने भी सदस्य लोग जुड़े हुए हैं, सभी इसमें अधिकांशतः तो सम्मानित एस्ट्रोलॉजर ही हैं, जो वर्षों से एस्ट्रोलॉजी करते हैं। यदि कुंडली में राजयोग है तो उन्नति व्यक्ति को निश्चित रूप से देखने को मिलती है। लेकिन अगर काल सर्प दोष है, अगर उसके परिहार भी हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चिंता जीवन में अवश्य देता है। क्योंकि काल सर्प योग अच्छे योगों में से नहीं गिना जाता। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि काल सर्प योग का प्रभाव कब अधिक होता है। हम लोगों ने यह पूर्व के अध्ययन से, आशीर्वाद भारत जी, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि जो ग्रह जिस प्रकार के उनके गुण धर्म हैं, हम उनके गुण धर्मों के आलोक में काम करते हैं तो उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है, उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। ऐसा हम सभी ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है और हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया भी है एवं पुस्तकों में भी वर्णित है। यदि देव बृहस्पति से हमारे कुंडली में खराबी क्यों ना हो, अगर उनके अच्छे गुणों का उपयोग हम करते हैं, हम अपने जीवन में लाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति धीरे 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 अपने आप बाद में ठीक होने लगते हैं और वह अच्छे फल भी देने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति सात्विक स्वभाव के, उनका गुण ईमानदारी का है, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले हैं और अपने कर्मों में भी विश्वास रखने वाले हैं। व्यक्ति अपने कार्यों में विश्वास रखे, सात्विकता के सहारे कार्य करे, ईश्वर पर आस्था रखे, मन में पारदर्शिता रखे, तो देवगुरु बृहस्पति अपने आप धीरे 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 ठीक होने लगते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति हमारे कुंडली में अच्छे भी हैं, अगर हम देवगुरु बृहस्पति के कारकत्वों का गलत उपयोग करते हैं, यानी कि आस्थावान नहीं बनते हैं, पूजा पाठ ईश्वर पर विश्वास भरोसा नहीं रखते, हम अपने कार्यों में पारदर्शिता नहीं रखते, तो धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति खराब हो सकते हैं। अगर बुद्धदेव की ही बात की जाए तो बुद्धदेव हमारे वाणी के कारक हैं। अगर हम अपने वाणी के द्वारा किसी की भावनाओं को आहत करते हैं या हम अपने वाणी के द्वारा किसी को हम हानि पहुंचाते हैं, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे की हानि को भी,
या मैं वाणी को बोल रहा हूँ, हमें फायदा तो हो रहा है, परंतु किसी सामने वाले का नुकसान भी हो सकता है। तो यह हुआ वाणी का दुरुपयोग। तो यदि हम वाणी का दुरुपयोग करते हैं, हमारे कुंडली में अगर उद्योग अच्छे भी हैं तो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अगर उद्योग खराब स्थिति में भी है और हम अपने वाणी को संयमित रखते हैं, हम अपने वाणी से किसी की भावनाएं आहत नहीं करते, हम अपने लाभ के लिए ऐसे वाणी का प्रयोग नहीं करते जिससे दूसरे किसी का नुकसान हो, तो धीरे धीरे कुंडली के खराब उद्योग भी अच्छे होने लगते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसके पुरुष की कुंडली हो, दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति नहीं चल रहा हो, कुछ समस्याएं आ रही हो, तो साधारणतया सभी एस्ट्रोलॉजर यह सुझाव देते हैं कि रिश्तों के अनुरूप महिलाओं का आप आदर करें, सकारात्मक व्यवहार रखें, धीरे धीरे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा और ठीक भी हो जाता है। क्या यह सभी बातें आप लोगों के अनुभव में है या नहीं है? हाँ गुरु जी। जी। क्या यह बातें आप लोगों के भी व्यवहारिक जिंदगी में, यदि आप लोग कुंडली किसी का देखते हैं और इस प्रकार के उपाय बताते हैं, तो उन लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव, चेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं गुरु जी। मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार यह इतनी बातें आवश्यक इसलिए थी कि राहु देव जो है यह फैलाव के कारक है। राहु देव क्या है? फैलाव के कारण। राहु देव फैलाव के कारक है। और यह जो कालसर्प योग बनता है वो राहु एवं केतु के कारण बनता है। जब राहु एवं केतु के एक ही तरफ सभी ग्रह हो जाते हैं, चाहे आगे या पीछे, तो कालसर्प योग का नुकसान निर्माण होता है, जिसमें हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है और हमारे गुरुजनों के द्वारा यह बताया गया है कि राहु मुख का प्रतिनिधित्व करता है और केतु पूंछ का। केतु केवल धड़ है और राहु केवल सिर है। ऐसा ही बातें बतलाया गया है ना, सोचने का या किसी चीज में। तो सबसे अधिक प्रभाव जिसके पास में मस्तिष्क होगा, आंखें होंगी, दिमाग होगा, वह ज्यादा प्रभावी करेगा, या कि जिसके पास में मस्तिष्क नहीं है वह ज्यादा प्रभावी करेगा? जिसके पास मस्तिष्क है गुरु जी। अब यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ हो और अपने भोजन में दुर्व्यसनी, मांसाहारी इत्यादि स्वभाव ऐसा हो आय के लिए, कि आय प्राप्त करने के लिए कई साधन होते हैं, कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जो अधिकांशतः लोगों को उत्तम नहीं लगते, उस प्रकार के आय के साधन का उपयोग करता हूं। जैसे किसी को बरगला करके पैसे कमा लेना, ऐसे भी लोग कमाते हैं। कुछ लोग हैं जो बरगलाते भी। तो हमें, तो यह क्या है? ये सभी राहु के गुण धर्म है। राहु के बुरे धर्मों को बढ़ावा देने वाले यह सभी गुण धर्म है। ऐसे व्यक्ति पर कालसर्प दोष का प्रभाव कुछ अधिक होता है। यदि कोई कक्षा में नया हो, प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को भी इस कक्षा की जानकारी दे सकते हैं। यदि कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ हो, तो हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे अभिभावक कहते हैं 3 शब्द: मन, कर्म एवं वचन। इन तीनों से यदि हम दूसरों के अहित के लिए सोचते हैं, तो इस काल सर्प का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा अभिभावक जनों का कहना है कि यदि हम मन, कर्म, वचन से यदि हम दूसरे का अहित करते हैं, तो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है,
और वह हमारे लिए बद्दुआ देते हैं, तो एक को बद्दुआ मिल जाना और दूसरे राहु केतु का प्रभाव। तो यह बढ़ जाता है। अगर राहु की कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और लग्न का अंशात्मक मान 29 से अधिक हो और एक अंश से कम। कम हो, तो भी यह ज्यादा हो जाता है, थोड़ा प्रभाव अधिक देता है। सर ये पूछना चाह रहा था कि क्लासिक्स में जो हमारे पुराने शास्त्र है उसमें कालसर्प योग का वर्णन हम सुनते हैं कि शायद नहीं है, तो ये तो नई 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 विधा में आया है, आजकल हम लोग मानते हैं इसको 30 40 50 साल से। तो कालसर्प योग जैसे हमारे बृहद पाराशर हो रहा शास्त्र लघु पाराशरी है, इसमें उसका वर्णन शायद नहीं है। नहीं, नाम बदल दिया गया। यह क्या है? एक प्रकार का विष योग है। यह क्या है? विषयोग। विष योग है। और राहु एवं केतु से बनने वाले ढेर सारे अवयोग के बारे में पुस्तकों में बतलाया गया है। ढेर सारे अवयोग के बारे में पुस्तक में बतलाया गया। पुस्तकों में बतलाया गया है। हमने भी पूर्व की कक्षाओं में यह बातें कही थी, पूर्व की कक्षाओं में यह बातें कही थी। लेकिन अगर 50 सालों से आया है तो हमने भी जब अध्ययन किया, हमारी उम्र ही 50 से 52 53 55 यानी 55 वर्ष से कम है, 53 54 वर्ष की उम्र है। जब हमने ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया होगा तो अपना जब पूरा होश हो गया होगा, तब कम से कम 15 17 वर्ष के बाद में ही शुरू हमने किया हो। तो यह तो 50 वर्ष के अंदर में ही है ना। तो हमको तो पढ़ाया गया हो सकता है कि नहीं पढ़ाया गया हो सकता है। हम तो अपनी बात करते हैं कि हमारे गुरुजनों ने हमें क्या पढ़ाया। बातें स्पष्ट हुई? जी। क्या केवल हम ही कालसर्प दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं? और हमने तो पहले भी कह दिया था कि इसके बारे में उतना कोई खास बात नहीं है। राहु केतु के बारे में कुछ समझना चाहिए। और 3 क्लास तो हमने यह ले ली कि राहु केतु के कालसर्प दोष बनते हैं तो यह कैसे परिहार होता है। तो जब परिहार के ढेर सारे ऐसे सूत्र किसी न किसी पर तो लग ही जाते हैं, कोई ना कोई एक दो सूत्र तो लग ही जाते हैं, तो फिर कालसर्प दोष का प्रभाव। चलिए जो भी हो, कुंडली में कालसर्प दोष भी हो, कुंडली में काल सर्प दोषो। कालसर्प दोष हो और राहु के साथ, वो जो बीच में छूट गया 29 डिग्री से 1 डिग्री के अंश के बीच की बात कर रहे थे आप। हाँ, कि कुंडली में कालसर्प दोष भी हो और लग्न का अंशात्मक मान 29 से अधिक हो, एक अंश से कम हो, यानी कि लग्न संधि हो, यानी कि लगन संधि। मतलब कि राशि संधि पे ही जन्म, राशि संधि पे ही जन्म। जन्म हो, तो यह अच्छा नहीं। अब युति की बात करें तो कालसर्प दोष हो, अगर मान लिया जाए कि यहीं पे राहु देव 10 अंशों के हैं, यहीं पे राहु देव अगर 10 अंशों के हैं और सूर्य देव का अंशात्मक मान 8 हो, तो राहु देव तो बकरी चलेंगे ना। जी। तो ये तो अंदर ही हो गए सूर्य देव। यानी कि कुंडली में ग्रहण योग हो और कोई शुभ योग ना बन रहा हो, कोई शुभ योग उस ग्रह से नहीं बन रहा हो और कुंडली में ग्रहण योग हो और वह अंदर की तरफ हो, यानी कि राहु केतु की जो धुरी बनती है उसके अंदर में हो, और लेकिन युक्त हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, या मंगल देव ही क्यों ना हो, यानी कि गुरु सूर्य मंगल,
काल सर्प दोष भी बन रहा हो। हमने कल की कक्षा में यह भी कहा था कि जब शुभग्रह से युक्त हो तो काल सर्प दोष का परिहार हो जाता है, परंतु वे अपनी राशि में हो, शुभ स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो। तो अगर यही अब यहाँ पे राशि देवगुरु बृहस्पति की ना होकर के किसी ऐसे ग्रह की राशि हो, शनि की राशि हो जाए, तो यहाँ पे राहु बलवान माने जाएंगे या गुरु? राहु 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 बलवान माने। यह भी अगर यहीं पे 9 नंबर की राशि होती तो गुरु बलवान माने जाते या राहु? गुरु गुरुदेव। यानी कि कई प्रकार से ग्रहों के तुलनात्मक अध्ययन करें कि प्रभाव किसका ज्यादा है। हालांकि राहु के साथ में कोई भी ग्रह होता है तो वह सामने वाले ग्रहों को प्रभावहीन कर देता है, उसके गुण धर्मों को पूरा वह अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यहाँ तक कि सूर्य को भी जब ग्रहण लगा देता है राहु तो दूसरे ग्रह और कौन। लेकिन अगर यही वह शुभ ग्रह अच्छे स्थिति में होगा तो केवल अच्छे स्थिति वाले गुण, अब यहाँ पे धनु राशि के देवगुरु बृहस्पति, इनमें सभी अच्छे गुण भरे पड़े हैं, तो वह सभी अच्छा गुण जब ले लेगा तो राहु उतना बुरा फल नहीं देगा। मतलब कल की परिहार वाली बात में जब, क्योंकि दोनों सूत्र एक ही है कि काल स्वरूप योग का प्रभाव कब अधिक होगा, तो देव कोई भी ग्रह जैसे गुरु है, सूर्य है या मंगल है। सूर्य हमारे अधिकार के कारक है, मंगल हमारी उत्साह ऊर्जा है, गुरु हमारे ज्ञान विवेक है। यही खराब अगर हो जाए तो यह प्रभाव थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रभाव ठीक हो जाता है, अधिक हो जाएगा। अगर यही सूर्य तुला राशि के हो और राहु के अंशात्मक मान के अंदर हो, या सूर्यदेव शनि की राशि में हो, यानी कि सूर्यदेव अपने शत्रु राशि में हो, तो सूर्यदेव तो अपने आप में बलवान, अपने कारकत्वों के साथ में बलवान अपने स्वयं नहीं है, तो फिर क्या? हाँ, अगर ये तो बात यहाँ तक स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ाया जाए। जी जी। अब इसके बाद में यदि कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ हो और सूर्य शनि की युति हो, सूर्य शनि की जी युति हो, तो भी यह ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। सूर्य शनि की युति हो तब, या शनि चंद्रमा की युति हो तो यह अच्छा नहीं होता, तो यह अच्छा नहीं होता। नहीं होता। अगर कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और गुरु एवं चंद्रमा खंडाष्टक योग में हो, क्योंकि चंद्रमा से खटाष्टक योग, चंद्रमा और गुरु का खटाष्टक योग सकट योग भी कहा जाता है, यह भी एक दुर्योग में से एक है। दुर्योग तो कुंडली में काफी अनगिनत बनते हैं, लेकिन यह भी एक ऐसा दुर्योग है जो जीवन में अधिकांशतः समय समस्याएं ही देता है। जी। राहु शनि के गुण धर्म के जैसा है। राहु से छठे भाव में यदि शनि अकेला भी होता है, जैसे राहु को चौथे भाव में लिए, शनि को नवम भाव कर दिए, खटाष्टक हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो राहु एवं शनि का खटाष्टक योग भी खराब होता है। हमारे बाबा कहते थे कि कुंडली में सर्प दोष बन रहा हो या साप योग बन रहा हो। साप योग कई प्रकार के होते हैं जो आने वाली कक्षाओं में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। साप योग के बारे में हम लोग आने वाली कक्षाओं में
अध्ययन करें। करने वाले हैं। हमारे बाबा का कहना था कैसे कहे क्यों कहे, अब बाबा से कौन पूछे। अगर बाबा से पूछे थे कि क्यों, तो बोलते थे कि समझने का प्रयास करो, और 4 श्लोक संस्कृत का सुना देते थे, मिजाज शांत हो जाता था, फिर अलग रह जाता। तो हमें आज, हाँ जी, हमें आज भी याद है कि बाबा बोलते थे रोहिणी एवं मृगशीरा नक्षत्र में जन्म हो और कुंडली में किसी भी प्रकार का साप दोष, कुंडली में किसी भी प्रकार का राहु से संबंधित कोई भी अशुभ योग हो और जन्म रोहिणी एवं मृगशीरा नक्षत्र में हो, तो वह साप दोष का प्रभाव बढ़ेगा ना। बढ़ जाता है। बढ़ेगा। अच्छा नक्षत्र नहीं है। सर इन्हीं 2 नक्षत्र में क्यों? अब तो बाबा जीवित रहे थे तब बताते ना। हमने तो जो सुना हमने वह कहा, और इन चीजों को हम जदा कदा यदि कुंडलियां आती है, हम अगर लगाते भी हैं तो उनकी बातों को सत्य पाते हैं। कारण क्या, वो तो बाबा ही बता सकते हैं। जब कक्षा चलती है तो कुछ बातें पुस्तकों की होती है, कुछ गुरुजनों के द्वारा दिए गए ज्ञान का भी बीच में समावेश हो जाता है, कुछ अपने द्वारा जब प्रदेश व्यक्ति करता है या उम्र के इस तक उम्र तक जो अनुभव में आता है उसकी भी चर्चा हो जाती है, उसकी भी चर्चा हो जाती है। हो जाती है। हम मृगशीरा के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें सर, यदि हाँ पॉसिबल। जी, हाँ जी, हाँ जी, या तो कक्षा है एक दूसरे के ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। जैसे जैसे मृग जो है, मृगशिरा मतलब, मृग मतलब समझ रहे हैं हम लोग हिरण। तो हिरण अपने ही जैसे कस्तूरबी में अपने ही नाभि में कस्तूरबी उनके रहता है, और वो ढूंढती रहती है चंचल तरीके से। मन एकदम बेचैन रहता है और एकदम परेशान रहेगा मृगशिरा। तो इसलिए मृगशिरा नक्षत्र को खराब नक्षत्र माना गया है, और ये राहु का भी नक्षत्र है। तो ये एक कारण हो सकता है मृगशिरा नक्षत्र के खराब होने का। और नहीं, रोहिणी, अभी जी हाँ जी, रोहिणी, बोलिए। जी रोहिणी नक्षत्र अग्नि तत्व की का प्रधानता रखता है, जिससे कि पित्त बढ़ता है। पित्त के बढ़ने से चंचलता बढ़ जाती है शरीर में। और मतलब मेरा जहां तक ये मन समझ में आता है, ये है। मृगशिरा तो मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा मंगल मंगल का नक्षत्र है। ये अश्लेषा। बुध के पीछे जाइए, शनि, गुरु और राहु। राहु के नक्षत्र तो आद्रा स्वाति शतभिषा है मैडम। हाँ, मंगल का नक्षत्र हाँ, मृगशीरा आज चित्रा सॉरी, प्रतिष्ठा है, राहु का नक्षत्र तो आद्रा स्वाति शतभिषा। शतभिषा। तो मृगशिरा का रोहिणी, मेरा ये लॉजिक लग रहा है, हिरण के कारण। जो भी लॉजिक हो इस प्रकार का हो, तो गुरुजनों से आजकल तो लोग या हम भी कहते हैं कि आपस में चर्चा करो, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय सिर्फ बातें सुनते थे, उस समय सिर्फ सुनते थे। बातें सुनते थे। सही बात पूछने की हिम्मत जल्दी गुरुजनों से नहीं होती थी। उस समय इतना डर मानते थे हम लोग। आज से 20-25 वर्ष पहले की बात है, 30 वर्ष पहले की बात है। आप लोग भी जब बचपना में जब पढ़े होंगे तो उस समय के पढ़ाई में शिक्षकों का या गुरुजनों का क्या विद्यार्थी लोग कद्र करते थे, आदर करते थे, और आज में और उस दिनों में काफी अंतर हो गया है कि नहीं हो गया है? जी गुरुजी, अब लॉजिकल ज्यादा आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं ना हम लोग। जी। फिर भी ज्योतिष एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, कुछ ना कुछ तो तत्व होगा कहीं ना कहीं। कहने का मतलब है कि
कहने का मतलब ज्योतिष जिज्ञासा का विषय है। ज्योतिष जिज्ञासा का विषय। जिज्ञासा। हम भी बार बार कहते हैं ज्योतिष जिज्ञासा का ही विषय है, और बीच बीच में प्रश्न पूछना जिज्ञासा का ही प्रतिरूप है। और जिज्ञासा को शांत नहीं करना चाहिए, प्रश्न तो होने ही चाहिए। और हमें से जितने प्रश्न होते हैं अच्छे भी लगते हैं। और हम भी तो सभी कक्षाओं में कहते हैं कि हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, हर प्रश्नों का उत्तर मेरे ही पास में हो, यह तो कोई निश्चित बात नहीं है। मेरी तरफ से है। चलिए, जो भी हो, आपका सोच अलग है। हर लोग अपने अपने सोच से सोचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अन्य सूत्रों पर चर्चा करें। राहु एवं केतु सदैव बकरी चलते हैं। राहु एवं केतु सदैव बकरी। काल सर्प दो प्रकार का होता है। काल सर्प दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का होता है, एक एक तरफ वाला और एक दूसरी तरफ का। दूसरी तरफ। चाहे किसी भी तरह हो, सभी ग्रह, जो राहु और केतु के बीच में इधर वाला ये जो बात हुई, क्योंकि राहु एवं केतु बकरी चलता है पीछे की तरफ ना, जी जी। तो राहु मुख है, केतु कुछ है। केतु ऐसे चलेगा, केतु ऐसे चलो। उल्टा चलेगा। तो यदि इधर सभी ग्रह हो, इस साइड जिधर राहु चल रहा है, तो मुख तो राहु ही है ना। जी। तो यह थोड़ा ज्यादा कष्ट दे सकता है, क्योंकि सभी ग्रह, अधिकांशतः ग्रह तो मार्ग ही चलेंगे अपने, और राहु अपना पीछे चलेगा, तो सभी को एकदम ग्रसित करते हुए आगे बढ़ेंगे ना। सभी ग्रह राहु के मुख में आते चले जाएंगे, जी। और राहु ही के पास ही तो मुख है, इसलिए थोड़ा ज्यादा। अगर सभी ग्रह अगर इधर भी है तो यह केतु के मुख में जाएंगे, और सभी ग्रह इधर है तो राहु के मुख। राहु के मुख में जाएंगे। केतु के पास वो मुख है नहीं, लेकिन हालांकि फिर भी प्रभावित तो करता ही है। लेकिन अब दोनों की तरफ में सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन हो जाएगा? राहु के उत्तर। हाँ, मतलब कि अभी हम 9 का निशान लगाते हैं रंगों से, एक पर हरा रंग हमने लगाया, दूसरे में काला निशान लगाया। अब आप लोग अपने ज्ञान से बोले, हमने तो तथ्य अपने रख दिए। तथ्यों के आलोक में यह जो हरा रंग वाला जो है वह ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा कि काला रंग वाला? हरे रंग वाला। हाँ जी, हरे रंग वाला गुरु जी। हरा रंग वाला ना। जी। यही हमारे गुरुजनों ने भी कहा। अगर कोई ग्रह, अगर काल सर्प दोष बना हुआ है, अगर काल सर्प दोष बना हुआ है कुंडली में, और उसका परिहार हो रहा हो, और उसका परिहार हो रहा है। मान लिया जाए कि राहु का अंश 8 है, और पीछे जाएंगे तो 7, 6, 5, 4 तो 2, 3, 1, 0 होंगे ना। जी। और कोई भी ग्रह बकरी होकर के यहाँ पर जन्म के समय में अगर 15 अंशों का ही है और बकरी है, चाहे बुध हो, शुक्र हो, चाहे गुरु हो, तो यह तो राहु एवं केतु का जो रेखा बना उससे बाहर है या अंदर है? बाहर हो गया। बाहर हो गया, काल सर्प दोष समाप्त। परंतु अगर यह मार्गी है, तो यदि यह बकरी है तो और काल सर्प दोष में वृद्धि हो जाती है, मतलब साप योग में वृद्धि हो जाती है।
चाहे ग्रहण दोषी क्यों ना हो, पृथ्वी हो जाता है समस्या थोड़ा ज्यादा। अगर कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और चंद्रमा केंद्रुम दोष में हो, चंद्रमा कहाँ हो, केंद्र। केंद्र दोष में। केंद्रुम दोष में हो, यानी कि हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा इससे यह स्पष्ट हुआ कि कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और कोई अशुभ एक दो योग और बन रहे हों तो काल सर्प दोष का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। कुंडली में अभी पिछले 2-3 कक्षा में हम लोगों ने काल सर्प दोष के परिहार के बारे में पढ़ा, तो यह पढ़ा कि काल सर्प दोष हो और तरह तरह के शुभ योगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था ना। तो घट जाएगा जी। हम उल्टा अगर वही कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और जितना अभी तक आज की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया वह कुंडली में अशुभ योग हो अगर बनता है तो काल सर्प दोष का प्रभाव है। कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह, कम से कम 2 या 2 से अधिक ग्रह, 3-4 हो सकता है। गुरु जी एक मिनट, ये पिछले वाला सूत्र दोबारा समझाइए, थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब नहीं समझ। ये जो आपने कहा कि कुंडली में जब काल सर्प दोष हो, चंद्रमा या तो केंद्र योग में हो या और कोई अशुभ योग बन रहा हो, तो काल सर्प का प्रभाव जो है कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। हमने यह कहा है जयप्रकाश जी, हमने यह कहा है कि यदि कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो तो पिछली 2-3 कक्षाओं में जितना हम लोगों ने चर्चा किया कि काल सर्प दोष भी हो और कुंडली में कोई योग का बन रहा हो, शुभ योग बन रहा हो, राजयोग बन रहा हो, धन योग बन रहा हो, ग्रह गण उच्च राशि के हो तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। बिल्कुल पढ़ा जी। और ये हम लोगों ने कुंडलियों पर भी लगाया, सत्य पाया। ठीक उसी प्रकार अगर कुंडली में काल सर्प योग भी बन रहा हो और कुंडली में अन्य कोई शुभ योग की नहीं दिख रहे हो और एक आध दुर्योग ही दिख जाए तो काल सर्प योग का प्रभाव अत्यधिक हो जाएगा, बढ़ जाता है। अब बातें स्पष्ट हुई, आगे बढ़े। हाँ जी, जी हाँ। कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह, कम से कम 2, एक भी अगर कोई ग्रह नीच का है तो प्रभाव तो हो ही दे जाता है लेकिन उतना नहीं दिखता। लेकिन कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और कम से कम 2 या 2 से अधिक ग्रह नीच के हों चंद्रमा अस्त हो, चंद्रमा अस्त हो, भरनी आद्रा अश्लेषा मूल विशाखा विशाखा ज्येष्ठा माघा मूल है, ज्येष्ठा माघा, ज्येष्ठा माघा मूल। मूल ऊपर लिखती है। हाँ, ज्येष्ठा हो गया, माघा हो गया, मूल हो गया। अभी नक्षत्रों को नाम याद करते हैं। भरनी, आद्रा, आद्रा, आश्लेषा, अश्लेष। अब यहाँ जो है
अगर ये नक्षत्र है, ये सभी नक्षत्र अच्छे नहीं, नक्षत्र ये अच्छे नहीं। अच्छे नहीं। इन नक्षत्रों में जन्म ही हो तो आद्रा नक्षत्र के स्वामी वैसे राहु होते हैं, तो स्वाति नक्षत्र के भी होते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र के लिए क्यों नहीं हमें बतलाया गया, या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अधिक बोलना बड़बोलापन भी हो सकता है। अधिक बोलना बड़बोला। वैसे अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी तो सर्प ही होते हैं, और इसमें कई नक्षत्र ऐसे हैं जैसे माघा मूल, गंडांत नक्षत्र भी हैं, इसमें कई नक्षत्र गंडांत के हैं। जी जी। अश्लेषा गंडांत नक्षत्र है, ज्येष्ठा गंडांत नक्षत्र है, माघा गंडांत नक्षत्र, मूल गंडांत नक्षत्र है ना। जी जी। तो गंडांत नक्षत्र में जन्म होने पर वैसे भी चंद्रमा खराब हो जाता है और काल सर्प दोष भी हो, यानी कि अच्छे नक्षत्र में जन्म न हो और गंडांत और कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ हो तो काल सब परेशान करेगा। परेशान। काल सर्प दोष का प्रभाव कब अधिक होता है? यदि काल सर्प दोष भी कुंडली में हो और राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा हो, या केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, इस समय थोड़ा ज्यादा ही होता है। अनावश्यक ढंग से हालांकि सहायता करना किसी की किसी के लिए, किसी के प्रति सहायता की भावना अच्छा बात है या बुरा बात है? अच्छी बात है गुरु। इससे तो अच्छी बात दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती ना। जी सहायता खूब करें, अपरिचित की सहायता कर दे रहे हैं वो अलग बात है। सहायता दो ही व्यक्तियों की जा सकती है, क्या तो अपरिचित की या अपरिचित की ना। जी तो यदि आप अपरिचित व्यक्ति की, अनजाने व्यक्ति की सहायता कर दे रहे हैं, तब तो यह नियम वहां पे लागू नहीं होती, वह सदैव आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। लेकिन परिचित व्यक्ति भी है और वह मजबूर नहीं है, वह मजबूर नहीं है, और आप अपने बड़बोलापन के लिए चलते आप उसे मदद कर रहे हैं, तो भी काल सर्प दोष होंगे। यानी कि दूसरे व्यक्ति को यदि वह मजबूर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, और आप उसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि दूसरे को आप कमजोर बना रहे हैं ना, जानबूझकर। जी एक बार की बात है, मैं काम कर रहा था, दोपहर का समय था और हम काम कर रहे थे, पसीने से तरबतर थे। उसी समय एक व्यक्ति का वीडियो कॉल फोन आया, मैंने फोन रिसीव किया। फिर उन्होंने कहा कि बाप रे, आप यहाँ काम कर रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा काम तो हम हमेशा करते रहते हैं अपने घर के लिए, तो नहीं नहीं छोड़ दीजिए, आप वर्कर लगा दीजिए, हम वर्कर के लिए पैसे भेज देते हैं। यह सहायता का जो उनके मन में भावनाएं जगी,
हम उनकी भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन हमने सहायता लेने से मना कर दिया कि नहीं, यह उचित नहीं है, इससे न मेरा भला होगा न आपका भला होने वाला है, कोई लाभ ही नहीं, बदले में नुकसान ही होगा, इसलिए आप पैसे न दें। यदि मैं ले लेता फिर क्या था? हम तो मजबूर थे नहीं, उस समय हम तो मजबूर नहीं थे ना। जी। अगर सामने वाले व्यक्ति के कुंडली में अगर काल सर्प दोष होता, मैं पैसे ले लेता, तो उनका और वह खराब हो जाता है और ज्यादा बुरा प्रभाव देने वाला हो जाता है, क्योंकि हमको कामचोरी की तरफ धकेल देते हो ना, जी। फिर हम मेहनत से पीछे हट जाते हैं। जी गुरुजी। अगर राहु की महादशा चल रही हो, केतु की अंतरदशा हो या केतु की महादशा हो, राहु का प्रत्यंतर हो, भाई अंतरदशा हो, और इसमें किसी का अशुभ ग्रह का यानी कि प्रत्यंतर भी आ जाए, तो और थोड़ा सा नुकसान हो, और थोड़ा ज्यादा ही नुकसान हुए। कुंडली में राहु केतु का योग हो, मतलब कि काल सर्प दोष हो, और कोई भी साप योग कुंडली में बन रहा हो, साप योग कोई भी बन रहा हो, काल सर्प दोष का प्रभाव अधिक हो जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष हो और व्यक्ति का स्वभाव ही आलसी हो, और प्रभाव बढ़ जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और अपने निवास स्थान का साफ सफाई यानी कि मैंने शरीर, घर और शरीर दोनों के स्वच्छता का ख्याल न हो, कुंडली में काल सर्प दोष भी हो, और कोई व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों का संस्कार को याद दिलाते हुए याद दिलाए कि आपके पिताजी कैसे थे, बाबा कैसे थे, उनका नाम ले और समझाए कि तुम्हें ऐसा न करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति न माने, तो काल सर्प दोष का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। अन्य बातों को न माने चलेगा, लेकिन अगर पूर्वजों की संस्कार थाती को दोहराते हुए अगर समझाए तो अवश्य मान लेना चाहिए। जिसके कुंडली में काल सर्प दोष हो, उस व्यक्ति को सोने का समय निश्चित रखना चाहिए, उस व्यक्ति को सोने के समय का रूटीन फिक्स करके रखना चाहिए, अनियमित नहीं करना चाहिए। काल सर्प दोष और बढ़ जाता है। काल सर्प दोष का प्रभाव और गुरुजी। काल सर्प दोष कुंडली में यदि प्रभावी है तो कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। जैसे बालक अगर छोटा है, छोटे बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, भले अभिभावक को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उनके माता पिता को तरह तरह की चिंता किसी न किसी प्रकार का होता रहता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उसका परिहार नहीं होता है, तो विद्या अध्ययन में भी समस्याएं आती हैं। लेकिन यदि कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है और कोई राजयोग भी है,
तो उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है। कुंडली में काल सर्प दोष है, विवाह में विलंब होता है, प्रेम विवाह को असफल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। यदि पिता की कुंडली में या माता की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके पुत्र के भी जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। व्यापार अच्छा से नहीं चलता। बुढ़ापे में, जिसे कुंडली में काल सर्प दोष होता है, बुढ़ापे में उनके संतान उतने नहीं करते। काल सर्प दोष की शांति या पूजा एक बार कराने से यह पूरा शांत नहीं होता। हमेशा जब जब राहु केतु की दशाएं आने वाली हो, कुछ ना कुछ शांति पूजा अवश्य करना चाहिए, या संबंधित व्रत त्योहार जो भी बनते हो अवश्य करना चाहिए। यदि काल सर्प दोष की पूजा पाठ करते हैं, शांति जप इत्यादि कराते हैं, तो जप की संख्या अधिक से अधिक जितना ही होता है उतना ही अच्छा है। अगर पूरे पूजा करने में अगर विशेष खर्च होते हैं, तो जो शांति के लिए जो भी मंत्र बनते हैं, समयानुसार थोड़े थोड़े कराते रहने चाहिए। कुछ न कुछ नहीं होता है तो अपने से भी करें, अपने से भी कर सकते हैं। जिसके कुंडली में सर्प दोष होता है या काल सर्प दोष होता है, अपने स्वभाव में आदत डाल लेने चाहिए कि अपने घर में हो या पास में शिव मंदिर हो, तो जब भी समय हो जरूर जाएं और एक लोटा जल लेकर जाएं, और बड़े धीरे 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 लोटा के जल को शिव जी पर चढ़ाएं। कम से कम जो जितना अधिक से अधिक समय लगे उतने समय की प्रधानता देनी चाहिए। और धारा जल जो गिर रहा हो कम ही गिरे, लेकिन लगातार कंटिन्यू गिरे। और आपको जो ही शंकर जी की स्तुति आती है उस स्तुति से उनका गुणगान करे, नहीं तो कम से कम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते रहे जब तक लोटा का जल चल रहा है। यह सबसे ज्यादा लाभकारी है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारे गुरुजनों ने कहा है और हमने भी पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती में कुछ दानव ऐसे भी हैं जिनके नाश हमारे माता भगवती ने, माँ दुर्गा ने किया या वध किया, जो राहु के कुटुंबी जन है। राहु के कुटुंबी जन कुछ ऐसे भी दानव लोग हैं जिनका वध माता दुर्गा ने किया था। इसलिए दुर्गा सप्तशती का भी अगर हम प्रयोग करते हैं लाभ होता है। काल सर्प योग वाले कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बहुत ही निम्न परिवार से या काफी समस्याओं से बहुत आगे तक का सफर उन्होंने तय किया है। इसलिए काल सर्प योग डरने की बात नहीं है। यह अन्य योगों के तरह यह भी एक अशुभ योग माना जाता है। अगर केंद्रुम योग अशुभ योग है तो यह भी, तो केंद्रुम योग से तो उतना कोई नहीं डरता। सकट योग तो आए दिन कुंडलियों में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते जी। तो उससे तो उतना लोग नहीं डरता। इससे ही क्यों,
तो इसको थोड़ा सा लोग वैसे बना दिया है, लेकिन उतना डरने की बात नहीं। नहीं है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। फिर कुछ राहु केतु से संबंधित कुछ अन्य विषय वस्तुओं के बारे में हम लोग आने वाले कक्षा में अवश्य पढ़ेंगे। अभी तो साप योग के बारे में भी पढ़ना बाकी